नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शनि हिंदी कहानियाँ पर। दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो लाख दूर जाने के बाद भी अपनी खुशबू नहीं खोते। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मनोज और प्रिया समंदर के किनारे टहल रहे थे। दूर कहीं एक प्यारी सी गजल गूंज रही थी और दोनों खामोश थे। आखिर क्या लिखा है इन दोनों की तकदीर में? क्या गोवा की ये मुलाकात उनकी जिंदगी का कोई नया पन्ना खोलेगी? और इस कहानी में गजेंद्र का क्या मोड़ आने वाला है? चलिए दिल थाम कर बैठिए और शुरू करते हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित बेहद खूबसूरत उपन्यास यार पापा का भाग 4। वह प्रिया के लिए रुका। उसने प्रिया के लिए हाथ बढ़ाया। बढ़ा हुआ हाथ प्रिया ने नहीं थामा। यह आवाज कहाँ से आ रही है? चलो ले चलती हूँ। कुछ दूर चुपचाप चलने के बाद एक छोटी सी गली के भीतर जाकर एक कैफे आया। यह बहुत छोटा सा कैफे था। मुश्किल से छोटी 4 टेबल होंगी। वहीं पर गाना चल रहा था। एक दो विदेशी बैठे थे। कैफे की मालकिन एक फ्रांस की बूढ़ी औरत थी जो हिप्पी मूवमेंट के समय इंडिया आई थी और फिर यहीं की होकर रह गई। प्रिया अक्सर वहां आती थी। प्रिया को देखते ही उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। उसने मनोज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते जी। मनोज विजी औरत के मुंह में हिंदी सुनकर थोड़ा चौंक गया। आई एम स्टेफनी। हेलो, आई एम मनोज। मनोज नाम सुनते ही स्टेफनी थोड़ा सा चौंकी। उसने प्रिया की ओर देखा और मनोज से पूछा, क्या लेंगे आप? मनोज ने सामने लगा मेन्यू देखा। ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। उसने वाइन के साथ एक गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर दिया। स्टेफनी के जाने के बाद मनोज ने कैफे को ध्यान से देखना शुरू किया। सामने दीवार पर दुनिया भर की तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में स्टेफनी थी। दोस्त है तुम्हारी, ऐसे ही थोड़ी बहुत जान पहचान है, वो बहुत अच्छी है। मैं कभी कभी यहाँ आकर बैठती हूँ। गजल सुनती है यह? मनोज ने पूछा। क्यों नहीं सुन सकती क्या? अरे यार, तुम हमेशा इतना आगे बढ़कर बैटिंग क्यों करती हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, 50 साल से तो यही है। तो इंडिया ही की हो गई। जो जहाँ लंबा रह जाता है वहीं का होकर रह जाता है। अच्छा, तो तुम गोवा वाली हो गई? प्रिया ने मनोज के सवाल को अनसुना कर दिया। वरना वह अगला सवाल यही करता कि इतने साल वह दिल्ली उसके साथ रही, फिर वह वहाँ की होकर क्यों नहीं रह गई? मनोज एक बार फिर से कैफे को ध्यान से देखने लगा। वह बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह गोवा आया क्यों है। जब से प्रिया गई थी उसको कोई भी जगह घर जैसी नहीं लगती थी। यह बात मनोज प्रिया को बताना चाहता था लेकिन बता नहीं रहा था। वह जब अलग हुए थे तो मनोज ने यह शर्त रखी थी कि प्रिया उसे कभी घर आने से मना नहीं करेगी। घर कैसा है? प्रिया ने मनोज की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मनोज इस सवाल से हड़बड़ा गया। प्रिया अब भी मनोज की तरफ देखे जा रही थी। सब कुछ वैसे ही है जैसा तुम छोड़ कर गई थी, मनोज ने जैसे ही जवाब दिया। प्रिया बहुत जोर से हंसी। हंस क्यों रही हो? प्रिया ने हंसी रोकते हुए कहा। लाइफ में सब कुछ गुलजार की फिल्मों जैसा नहीं होता मनोज। मनोज ने यह सुनकर हंसा। प्रिया मनोज को हंसता देखकर हंसी। स्टेफनी ऑर्डर लेकर आ चुकी थी। वह भी अपना एक ड्रिंक लेकर आई और साथ बैठ गई। बैठने के बाद उसने मनोज से पूछा, मैं बैठ सकती हूँ ना? मनोज ने वाइन का गिलास उठाकर चेयर्स करते हुए कहा, आपका कैफे है, आप चाहे जहाँ बैठ सकती हैं। स्टेफनी मुस्कुराई। प्रिया को भी अच्छा लगा कि मनोज ने हमेशा की तरह कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। कुछ ही देर में मनोज और स्टेफनी की ऐसी बात होने लगी जैसे वे पता नहीं कितने पुराने दोस्त हो। मनोज कोई मजाक करता और स्टेफनी और प्रिया बहुत जोर से हंसते। स्टेफनी कुछ बोलती और मनोज गला फाड़कर हंसता। वह दिल्ली में ऐसे आखिरी बार कब हंसा था उसे याद भी नहीं था। साथ गला फाड़ के हंसने वाले दोस्त सभी को याद आते हैं। हम जितना अपने आप को कंट्रोल करते जाते हैं उतनी ही खुशी दूर होती चली जाती है। खुशी इतनी ही आसान सी चीज कोई है लेकिन वो ऐसे खो जाती है जैसे एक समय के बाद बिस्तर से नींद। सब कुछ वैसा ही दिखता है लेकिन भीतर भीतर सब कुछ बदल जाता है।
2 घंटे के बाद वह कैफे से चलने वाले थे। प्रिया वॉशरूम गई हुई थी तो स्टेफनी ने मनोज से धीरे से कहा, प्रिया इतनी अच्छी है, तुम इडियट हो क्या? मनोज को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो, कोई कभी इतना दूर नहीं जाता कि लौट ना सके। स्टेफनी ने अभी इतना ही कहा था कि प्रिया वहां आ गई। स्टेफनी की आखिरी बात कुछ देर तक मनोज के कानों में गूंजती रही। स्टेफनी ने दोनों को चलने से पहले गले लगाया। समंदर के रास्ते से लौटते हुए मनोज और प्रिया बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। लहरें धीरे धीरे उनकी तरफ आकर लौट रही थी। आसपास से पार्टी के गाने की आवाज चल रही थी। समंदर की महक कुछ बदली हुई थी। उसमें एक नयापन था जिससे कल सुबह के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो। मनोज ने अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने मनोज के हाथ को थाम लिया। कुछ देर दोनों हाथ साथ चलते रहे। वह मनोज और प्रिया के उन हिस्सों को वापस अपने साथ खींचते रहे जो बार बार छूटते जा रहे थे। कोई बात नहीं हो रही थी, किसी बात की जरूरत भी नहीं थी। स्टेफनी क्या सही है? मनोज ने कुछ देर चलने के बाद कहा। प्रिया ने हामी में सिर हिलाया। रास्ता कम हो रहा था। जिस उम्र में मनोज और प्रिया थे, उस उम्र में प्यार इतना बूढ़ा हो चुका था कि कोई भी ऐसी चीज जो उसको पुराने समय की याद दिलाती है, वो रात में आने वाले आड़े तिरछे सपने जैसी लगती है। हाथ साथ में थे और अब ज्यादा पास आ चुके थे। हाथ रुका, मनोज रुका, फिर प्रिया रुकी। हाथ आगे बढ़कर प्रिया के गले पर गया। मनोज आगे बढ़कर प्रिया के कान पर गया। मनोज एक एक शब्द को बोलने के बाद रुक रहा था। मैं तुम्हें और सा को पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ। मेरी वजह से उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आई प्रॉमिस एंड आई मीन इट। प्रिया ने मनोज की आंखों में उस वकील को नहीं देखा जो देश में सबसे अच्छी बातें बनाता है, जो झूठ को सच और सच को झूठ मिनटों में कर सकता है। प्रिया को मनोज में बहुत सालों बाद वो लड़का दिखा जिस पर भरोसा करने का मन करता है। बच्चे 2 मिनट में बड़ी से बड़ी बात भूल जाते हैं और छोटी से छोटी बात हमेशा याद रखते हैं। मनोज की बातें सुनकर प्रिया को बच्ची होने का मन किया कि वह मनोज के चेहरे से धूल झाड़े और उसको गले लगाकर बोले, कोई बात नहीं। इससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती, मनोज ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। प्रिया को कंधे पर गीला महसूस हुआ। उसने मनोज के सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं। मनोज सुनकर हल्का हो गया। प्रिया बोलकर हल्की हो गई। समंदर की छुट्टी का समय हो गया था। उसका उस दिन का काम खत्म हो गया। उसका पानी पीछे की ओर लौटने लगा। कुछ कंधे घर जैसे होते हैं, वहाँ बार बार लौटने का मन करता है। बरसों बाद वहाँ लौटने पर लगता है कि हम पूरी दुनिया भटक ही क्यों ना रहे हो, बस वहाँ आ जाए। मनोज अपने पुराने घर लौट चुका था। प्रिया ने उसका सिर नहीं हटाया। गजेंद्र ने जब से नौकरी ज्वाइन की थी, उसकी छुट्टी के दिन उंगलियों पर गिने जा सकते थे। सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुँचना उसको पसंद था। सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए वह अपनी छोटी सी नोटबुक में नीले पेन से दिन भर के सारे काम लिख लिया करता था, पर जैसे जैसे काम निपटता जाता उसको लाल पेन से काटता जाता। शाम तक वो पन्ना इतना भर चुका होता था कि उसे केवल गजेंद्र पढ़ सकता। आज सब कुछ वैसा ही था। अखबार के साथ उसने चाय पी और आतन अपनी नोटबुक खोली। कई साल बाद पूरा का पूरा पन्ना कोरा था। रोज के जैसे अपना मोबाइल चेक किया, कहीं कोई आग नहीं लगी थी। वह उस भागदौड़ से बाहर था। उसके बैच के 1-2 लोगों ने उसको दोबारा कॉलेज जाने की शुभकामनाएं दी। उसके साथ के कुछ लोग खुश थे कि एक जगह खाली हुई। उस दिन उसने अपनी कार खुद निकाली और दिल्ली से नोएडा की तरफ चल दिया। उसने अपनी कार एक स्कूल के बाहर लगाई और कार में बैठे ही बैठे बच्चों की छुट्टी का इंतजार करने लगा। स्कूल से छूटकर निकल रहे बच्चे अपने घर वालों से मिलते हुए इतना खुश लगते हैं जिसे कुछ घंटे बाद नहीं कुछ सालों बाद मिल रहे हो। तभी गजेंद्र की नजर एक औरत पर गई जो कि रिक्शे से उतरकर स्कूल के गेट के सामने आकर खड़ी हो गई थी। गजेंद्र कार पार्क करके गेट के एकदम पास पहुंचा और उस औरत के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़े और कहा, कैसी हैं आप? वो औरत पलटी और गजेंद्र को देखकर चौंकी। आप तो आज घर आने वाले थे। हाँ, लेकिन सोचा स्कूल में जाकर गुनगुन को सरप्राइज दूं। आपको देखकर बहुत खुशी होगी। बहुत दिनों से पूछ रही थी आपको। गजेंद्र और वह औरत दोनों निकलते हुए बच्चों में गुनगुन को खोजने लगे।
सड़क पर एकदम से गाड़ियों की आवाज बढ़ गई थी। बच्चों का शोर और खुशी बढ़ती जा रही थी। गुनगुन ने जैसे ही गजेंद्र को गेट पर देखा, वह अपनी सहेली को छोड़कर भागते हुए गेट के बाहर आई और उससे चिपक गई। गजेंद्र ने उसको गले लगा लिया और कुछ देर तक गले लगाए। गुनगुन कुछ कहना चाहती थी लेकिन गले लगाने में भूल गई। गजेंद्र कुछ सुनना चाहता था लेकिन गले लगाए लगाए भूल गया। मैं नाराज हूँ, आप बर्थडे पर नहीं आए, गुनगुन ने शिकायत की। बेटा काम रहता है ना चाचा को, जवाब गुनगुन की मम्मी ने दिया। गजेंद्र पलके नहीं झपकाना चाह रहा था। आगे से कभी बर्थडे नहीं मिस होगा और बर्थडे का गिफ्ट तो लाया ही हूँ ना। गुनगुन गिफ्ट सुनते ही उछलने लगी। तीनों कार में बैठे। गुनगुन के लिए वही शहर नया हो गया था। मम्मी के साथ रिक्शे से शहर वैसा नहीं दिखता था। गुनगुन के हाथ में एक खिलौना था, वह उसके साथ खुश थी। जो लोग गिफ्ट देर से देते हैं उसको 2 गिफ्ट देने चाहिए। गुनगुन के यह बोलते ही उसकी मम्मी ने उसकी ओर घूर कर देखा। चाचा मुस्कुराए। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? मुझे घूमना चलना है, मुझे जंगल सफारी जाना है। मेरी एक फ्रेंड गई थी, बहुत मजा आता है। गुनगुन ने अपनी बात रख दी और कार की सीट पर पड़ी चॉकलेट खाने लगी। हाँ तो एग्जाम के बाद चलते हैं ना, गजेंद्र ने कहा और कार को गुनगुन की फेवरेट आइसक्रीम की शॉप पर रोक दी। गुनगुन के खाने के बाद जब गजेंद्र ने उनको घर छोड़ा तो गुनगुन की मम्मी ने गजेंद्र को ऊपर बुलाया। गजेंद्र घर में नहीं जाना चाहता था लेकिन गुनगुन की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। गुनगुन गजेंद्र की दुनिया थी, वह उसकी हर बात पलक झपकते ही पूरी करना चाहता था। गजेंद्र को उस दिन कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। उसने धीरे से कुछ पैसे निकालकर फ्रिज के कवर के नीचे दबा दिए। भाभी ने उसको ऐसा करते देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। गजेंद्र चलने ही वाला था कि भाभी ने कहा, कुछ देर रुक जाइए, यह आते ही होंगे। गजेंद्र भैया के आने से पहले जाना चाहता था। दरवाजे की घंटी बजी। शाम के 6 बजे नशे में धुत एक आदमी घर में घुसा और गजेंद्र को सामने देखते ही गुस्से से आंख बबूला हो गया। तू छोड़ दे मेरे बीवी बच्चों को। उस आदमी यानी गजेंद्र के 5 मिनट बड़े जुड़वा भाई शैलेंद्र ने गुस्से में टेबल पर लात मारी और वहीं सोफे पर बैठ गया। गजेंद्र ने अपने भाई को कॉलर से पकड़कर कहा, मना किया है ना, बकवास मत किया कर। गुनगुन अंदर थी। गजेंद्र को कॉलर पकड़ने का दुख हुआ। घर में बस गुनगुन के खेलने की आवाज आ रही थी। शैलेंद्र इतने नशे में था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। गजेंद्र उठकर कमरे से निकल गया। एक अच्छा जा रहा दिन अच्छा होते होते रह गया। गजेंद्र ने पलटकर नहीं देखा। घर में शैलेंद्र के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। गुनगुन के खेलने की आवाज दब चुकी थी। 0-0। प्रिया मनोज के कॉलेज के लिए सामान खरीद रही थी। मनोज आखिरी बार कब मार्केट गया था उसको याद ही नहीं था। अखबार में अब नई सुर्खियां आ चुकी थी। मनोज वाली खबर धीरे धीरे बासी हो रही थी। गजेंद्र के जाने के बाद शैलेंद्र गुमसुम अपनी बेटी को गले लगाकर बैठा रहा। गुनगुन कभी समझ नहीं पाती थी कि उसके पापा को क्या हो जाता है। वह उसको इतना प्यार करते हैं लेकिन चाचा को देखकर इतना नाराज क्यों हो जाते हैं। गुनगुन की माँ ने फ्रिज के नीचे से पैसे निकालकर अपने पास संभाल कर रख लिए थे। गजेंद्र अपने घर पहुंचकर अलमारी से अपना सामान बैग में भरने लगा। सासा उस दिन कॉलेज के बाद बैडमिंटन खेलने के लिए गई। वह तब तक खेलती रही जब तक पसीने से नहा नहीं गई। इतनी थक गई थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह थक कर हल्का महसूस कर रही थी। मीता पटनायक अपने घर के बिखरे हुए सामान को समेटते हुए बिना बात के मुस्कुरा रही थी। उसने गानों की प्लेलिस्ट बहुत दिनों बाद बदली थी। प्रिया मनोज के जाने के बाद अपने घर में एक पुरानी खुशबू ढूंढ रही थी। मनोज के कुछ कपड़े गोवा में ही छूट गए थे। मनोज की फ्लाइट ने पुणे से लैंड किया। उसने खिड़की से पुणे को देखा। यहाँ पहले भी वह कई बार आ चुका था। अपने कॉलेज में वह साल में एक बार लेक्चर देने आता था। शुरू में वह अपनी फर्म के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट करने भी आता था, लेकिन धीरे धीरे यह काम मनोज की फर्म में कोई और करने लग गया था। मनोज की असिस्टेंट प्रियंका ने ड्राइवर की डिटेल भेजी हुई थी। मनोज बाहर निकलकर अपने नाम का प्लेट कार्ड ढूंढ रहा था कि सामने उसे मीता पटनायक दिखाई दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि मीता उसे लेने आएगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों का ध्यान एक दूसरे के सफेद बालों पर गया। ठीक रही फ्लाइट। कम ऑन
मीता, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं और यह सवाल, अच्छा तो क्या पूछना चाहिए। मीता मनोज को पार्किंग की तरफ ले जाने लगी। मनोज को ड्राइवर फोन कर रहा था। उसने प्रियंका को मैसेज करके कैब कैंसिल करने को कहा। उधर से प्रियंका का फोन आया। मनोज यह फोन तब उठाना नहीं चाहता था। उसने फोन उठाते ही कहा, कर दो कैंसिल। दूसरी तरफ से प्रियंका ने कुछ कहा। मनोज ने कहा, क्या? अरे पूछ के खरीदनी थी ना। चलो कोई नहीं, मैं कुछ देर में बताता हूँ। मनोज ने मीता की तरफ इशारा से कहा, अपना एड्रेस भेजना। मनोज ने फोन रखा। मीता ने मनोज को जब थोड़ा इरिटेट देखा तो पूछा, क्या हुआ? अरे यार, इन लोगों ने कैब नहीं भेजी थी, नई कार खरीद कर भेज दी थी कि अब यहाँ 1 साल रहना है तो दिक्कत ना हो। मीता हंसी, तो ठीक है, मैं तुम्हारे ही घर कार मंगवा लेता हूँ। अच्छा, मुझे अपना घर भी तो देखना था। वहाँ से होते हुए चले। मनोज ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, अरे घर का क्या करोगे? रहूंगा और क्या। मीता मुस्कुराई और बोली, मिस्टर साल्वे, आप कॉलेज में लेक्चर देने नहीं आए हैं, आपको रूम अलॉट किया जा चुका है। अरे वहाँ कैसे? मनोज कुछ देर चुप रहा। मीता भी ऐसा कर सकती थी क्या? उसने पूछा, सही में? मीता ने हाँ में से हिलाया। मनोज ने एक लंबी सांस ली। वहाँ एसी है, मेरी भी रेपुटेशन स्टेक पर है, मैं तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कॉलेज जाओगे तो मेरे हिसाब से रहना होगा और तुम किसी भी बात के लिए मना नहीं करोगे। यू साइंड अप फॉर दिस। लेकिन पर अगर मगर जैसे सब मनोज साल्वे पर सूट नहीं करते थे। मीता टोंट वाले अंदाज में हंसी, वैसे भी मुझसे दोस्ती यारी एक तरफ है, तुम्हारी कॉलेज लाइफ जैसी ही होगी, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। मनोज को इस झटके की उम्मीद नहीं थी। उसने फिर से पूछा, तुम मजाक कर रही हो ना? मीता मुस्कुराई और बोली, एकदम नहीं। कॉलेज के समय भी मीता ऐसे ही दो टूक हुआ करती थी। मनोज अब भी सोच रहा था कि शायद यह मजाक है। मीता आराम से गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रही थी। उसे एकदम से कुछ ध्यान आया और उसने वही गजल चला दी। मनोज की गाड़ी जैसे ही होटल के गेट के पास रुकी, उसे देखते ही बहुत से लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए आगे निकले। कुछ ही देर में उसके आसपास भीड़ हो गई। हर कोई उसके करीब जाना चाहता था। उसके कान में लगातार आवाजें आ रही थी, बिग फैन सर, बिग फैन। उसको अब भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे कैसे बढ़ी। कुछ लोग बोल रहे थे, यू आर एन इंस्पायरेशन सर। उसको कुछ देर तक कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने बड़ी उम्मीद से अपना फोन उठाया और मीता को फोन मिलाया। उसे अब भी लग रहा था कि मीता ने मजाक किया है, सही में जाना है। हाँ मनोज। मनोज ने फोन काट दिया। इतने में हॉस्टल के वार्डन मिश्रा जी वहाँ आ चुके थे। उन्होंने मनोज को नमस्ते किया, उसका बैग लेने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने मना कर दिया। लड़कों ने अभी भी मनोज को घेरा हुआ था। मिश्रा जी ने कहा, सर रूम नंबर 22। मनोज को याद आया कि उसका रूम नंबर 22 ही हुआ करता था। यह वही रूम था जहां वह पहले रहा था। अब तक सबकी सेल्फी हो चुकी थी। कुछ लोग उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर चुके थे। रूम नंबर 22 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही धुएं का एक छोटा मोटा आसमान आकर मनोज और मिश्रा जी में टकराया। बेड पर कुर्सी रखी हुई थी। उस पर पवी रंजन बैठे नहीं थे, विराजमान थे। उनका नाम पवी था, लेकिन वह खुद को बाबा कहलवाना पसंद करते थे और बाकी लोगों को भी बस बाबा नाम से पुकारा करते थे। नीचे 3-4 लोग भक्ति भाव से बैठे हुए थे। बाबा पवी एक कस लेते और हवा में गोले छोड़ते और कस आगे बढ़ जाता। पवी रंजन के हाथ में लॉ की किताब थी और वह बाकी लोगों को ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे प्रवचन दे रहे हो। पवी रंजन लॉ कॉलेज के सबसे कुख्यात छात्र थे। इतने कुख्यात कि उनका रूममेट कमरे में टिक ही नहीं पाता था। वह अपने आप ही कमरा बदल दिया करता था। पढ़ने में तेज और हरामीपन में अल्ट्रा तेज। तो दोस्तों, लॉ कॉलेज का वो सबसे कुख्यात चेहरा पवी रंजन उर्फ बाबा अब मनोज के सामने आ चुका है। एक तरफ मनोज की जिंदगी में पुरानी यादें और कॉलेज के दिन वापस लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ शैलेंद्र और गजेंद्र के बीच का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब रूम नंबर 22 में मनोज और इस अनोखे बाबा की ये मुलाकात क्या रंग लाएगी? क्या मनोज इस वीआईपी ट्रीटमेंट के बिना हॉस्टल की जिंदगी जी पाएगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे हमें इस कहानी के अगले हिस्से में। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कहानी के अगले भाग को सबसे पहले
सुनने के लिए हमारे चैनल शनि हिंदी कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। अपना ख्याल रखें।